हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ए, बी और सी है, तो हम उसका क्षेत्रफल इस सूत्र का उपयोग करके निकाल सकते हैं। और ये सूत्र यानी फॉर्मूला हेरॉन सूत्र के समतुल्य है। इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि किस प्रकार इस सूत्र पर एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके हम इसे हेरॉन सूत्र के बराबर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस 1/2 गुणा सी को इस वर्गमूल के अंदर ले लेते हैं। तो 1/2 गुणा सी, सी की घात 2/4 के वर्गमूल के बराबर होगा। तो इस पूरे व्यंजक को हम इस प्रकार लिख लेते हैं। वर्गमूल बनाने की जगह हम वर्गमूल लिख लेते हैं। तो ये होगा वर्गमूल सी की घात 2/4 गुणा ये पूरा व्यंजक। इसे मैं कॉपी पेस्ट करके यहां लिख देता हूं। इसे सही तरीके से लिखने के लिए हम आवश्यक स्थानों पर कोष्ठक लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा सी की घात 2/4 गुणा ये पूरा व्यंजक। और हमें इस वर्गमूल के लिए भी अंत में कोष्ठक लगाना होगा। चलिए अब सी की घात 2/4 को वितरित कर देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल सी की घात 2/4 गुणा ए की घात 2, यानी सी की घात 2 गुणा ए की घात 2/4 घटा सी की घात 2/4। और इस पूरे पद को हम अंश की घात 2 बटा हर की घात 2 के रूप में लिख लेते हैं। यानी सी की घात 2/4 गुणा सी की घात 2 जमा ए की घात 2 घटा बी की घात 2 और इस पूरे की घात 2/4 गुणा सी की घात 2। सी की घात 2 को सी की घात 2 से काट सकते हैं। मैं सभी कोष्ठकों को इस प्रकार बंद कर देता हूं। और इस 4 गुणा 4 को मैं 16 की जगह 4 की घात 2 के बराबर लिख देता हूं। आप बाद में देखेंगे कि मैंने इसे इस प्रकार क्यों लिखा है। अब इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। मैं इसे हरे रंग से लिखूंगा। ये होगा वर्गमूल में सी ए बटा 2 की घात 2, सी ए ओवर 2 स्क्वायर्ड। ये इसके बराबर होगा। बस इस पूरे को एक वर्ग के रूप में लिख दिया है। तो ये हुआ सी ए बटे 2 की घात 2 घटा सी की घात 2 जमा ए की घात 2 घटा बी की घात बटा 4। और मैं इस पूरे व्यंजक की घात 2 लिख देता हूं। तो ये हो गया सी की घात 2 जमा ए की घात 2 घटा बी की घात 2 बटा 4। और हम अंश और हर की घात 2 लेंगे। मैं कोष्ठक को अलग रंग से बना देता हूं। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास कोई बहुपद x की घात 2 घटा y की घात 2 के रूप में है, तो इसका गुणन खंडन करने पर x जमा y गुणा x घटा y मिलता है। हम इसका उपयोग बार बार करेंगे। अगर हम सी ए बटा 2 को x मान लेते हैं और इस पूरे व्यंजक को y मान लें, तो ये x की घात 2 घटा y की घात 2 के रूप में आ जाएगा। और अब हम इसे गुणनखंडित कर सकते हैं। तो ये बराबर होगा वर्गमूल x जमा y, यानी कि सी ए बटा 2 जमा y, जो c की घात 2 जमा a की घात 2 घटा b की घात 2 बटा 4 है, गुणा x घटा y गुणा x घटा y। तो x है c बटा 2 घटा ये पूरा व्यंजक। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, जमा ऋणात्मक c की घात 2 घटा a की घात 2 जमा b की घात 2 और इस पूरे का बटा 4। इस प्रकार हमने इस व्यंजक को x जमा y, x प्लस y गुणा x घटा y टाइम्स x माइनस y के रूप में लिख दिया है। यहां दूसरे कोष्ठक में मैंने इस व्यंजक को इस प्रकार लिखा है ऋणात्मक c का वर्ग घटा a का वर्ग जमा b का वर्ग। ठीक है ना? चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार और सरलीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम सभी हरों को समान बना लेते हैं। सी ए बटा 2 के अंश और हर को 2 से गुणा करके हम 2 CA/4 के बराबर लिख सकते हैं। और अब हम अंशों को जमा कर सकते हैं। तो इस पूरे व्यंजक को हम लिख सकते हैं वर्गमूल में इस
पहले व्यंजक को मैं इस प्रकार लिखूंगा, सी की घात 2 जमा 2ca जमा a की घात 2 घटा b की घात 2 और इस पूरे का बटा 4। ये हुआ पहला व्यंजक। और दूसरे व्यंजक को लिख सकते हैं, हर में 4 लिखते हैं और अंश में b की घात 2 घटा c की घात 2 घटा 2ca जमा a की घात 2। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। धनात्मक गुणा ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक a की घात 2, ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक यानी कि धनात्मक 2ca, और दोनों जगह ऋणात्मक c की घात 2 है, तो ये दोनों व्यंजक समतुल्य हैं। हम देख सकते हैं कि c की घात 2 जमा 2ca जमा a की घात 2, c जमा a पूरे की घात 2 के बराबर होता है। चलिए इसे लिख लेते हैं। वर्गमूल कोष्ठक में पहले पद को हम लिख सकते हैं, c जमा a की घात 2 घटा b की घात 2 बटा 4, और दूसरे पद को लिख सकते हैं b की घात 2 घटा c घटा a की घात 2 बटा 4। इसे हल करना थोड़ा कठिन जरूर है, पर हम यहां देख सकते हैं किस प्रकार बहुपदों का गुणन खंडन करके इतने कठिन समीकरण को भी सरल समीकरण में बदला जा सकता है। अब हम फिर से इसे x की घात 2 गुणा y की घात 2 के रूप में देख सकते हैं और इस प्रॉपर्टी के प्रयोग से इसे आगे हल कर सकते हैं। चलिए इसका गुणनखंडन करते हैं और इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। हम पहले पद में c जमा a को x और b को y मान लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं c जमा a जमा b। जिस प्रकार हमने पहले x की घात 2 घटा y की घात 2 का गुणनखंडन किया था, उसी प्रकार ये होगा गुणा c जमा a घटा b बटा 4। इसी प्रकार दूसरे पद में b को x और c घटा a को y मान लेते हैं और लिख लेते हैं b जमा c घटा a गुणा एक्स स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे b घटा c घटा a, जिसे हम b घटा c जमा a भी लिख सकते हैं, और इस पूरे का बटा 4। अब मैं इस व्यंजक को पुनः इस प्रकार लिख सकता हूं। 4 को हम 2 गुणा 2 के बराबर लिख सकते हैं। अब क्षेत्रफल का पूरा व्यंजक सरल बन गया है और हम इसे लिख सकते हैं। वर्गमूल में पहले पद को हम a जमा b जमा c बटा 2 के बराबर लिख सकते हैं, गुणा दूसरा पद, दूसरे पद के अंश को हम a जमा b जमा c घटा 2b बटा 2 के बराबर भी लिख सकते हैं। ये दोनों समतुल्य होंगे, इसलिए दूसरे पद के लिए हम लिखेंगे a जमा b जमा c बटा 2 घटा 2b बटा 2। उसी प्रकार तीसरे पद को हम a जमा b जमा c घटा 2a बटा 2 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ऋणात्मक 2a जमा a करने पर हमें ऋणात्मक a प्राप्त होगा। जिस प्रकार हमने दूसरे पद में किया था, उसी प्रकार यहां भी अंश को अलग अलग कर लेते हैं। मतलब इसे भी हम a जमा b जमा c बटा 2 घटा 2a बटा 2 के बराबर लिख सकते हैं। और अब आखिरी पद रह गया है। आपको यह हेरॉन्स फॉर्मूला जैसा लगने लग गया होगा, और इसी प्रकार हम आखिरी पद के अंश को a जमा b जमा c घटा 2c के बराबर लिख सकते हैं। अगर हम ऋणात्मक 2c और c को जमा करेंगे, में ऋणात्मक c मिल जाएगा, और a और b पहले से ही है, तो ये हो जाएगा a जमा b जमा c बटा 2 घटा 2c बटा 2। अब अगर हम एक चर s को परिभाषित करें, जो कि बराबर होगा a जमा b जमा c बटा 2 के, तो ये व्यंजक काफी सरल बन जाएगा। हर जगह हम a जमा b जमा c बटा 2 की जगह s लिख लेते हैं। ऋणात्मक 2b बटा 2 ऋणात्मक b के बराबर होगा। ऋणात्मक 2a बटा 2 ऋणात्मक a के बराबर होगा। ऋणात्मक 2c बटा 2 ऋणात्मक c के बराबर होगा। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू वर्गमूल में s गुणा s घटा b, s माइनस b गुणा s घटा a, s माइनस a, और अंत में गुणा s घटा c, s माइनस c।
तो इस प्रकार हमने हेरॉन्स फॉर्मूला को प्रूव कर दिया है, उसे सिद्ध कर दिया है। ये थोड़ा कठिन जरूर था, मगर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसे याद रखिएगा।